सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो सपोज हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और हमें परफॉर्म करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। हमें वेक्टर ए से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। वेक्टर ए माइनस बी को हमने लिख दिया वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर ए में ऐड कर रहे हैं कौन सा वेक्टर, माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। माइनस बी वेक्टर हम आराम के साथ बना सकते हैं। हमें क्या करना है, बी के अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा जिसकी लेंथ इक्वल हो वेक्टर बी की लेंथ के। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है माइनस बी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में, और लेंथ रखनी है हमको सेम, माइनस बी की लेंथ और बी की लेंथ रहेगी सेम। अब हमें माइनस बी को ए के साथ ऐड करना है। तो दो तरीके हैं ऐड करने के। एक तरीका हो गया माइनस बी और ए को हम ट्रायंगल ऑफ एडिशन से ऐड कर दें। दूसरा तरीका है माइनस बी और ए को हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से ऐड कर दें। तो हम लोग एक के बाद एक दोनों मेथड समझते हैं। तो यहाँ पे हमने माइनस बी और ए को बनाया है, हम दोनों को ऐड करते हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन से। तो हमने माइनस बी को रखा ए के हेड पर। ट्रायंगल ऑफ एडिशन में हम क्या करते हैं, दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर के हेड पर रख देते हैं। फिर अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमने चलना शुरू किया था, पहले वेक्टर ए ड्रॉ किया, फिर वेक्टर ए के हेड से माइनस वेक्टर बी ड्रॉ किया। अब हमारा ये पॉइंट हो गया फाइनल पॉइंट, ये पॉइंट हो गया इनिशियल पॉइंट। इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ एक वेक्टर हमको ड्रॉ करना है। इनिशियल से फाइनल की तरफ एक वेक्टर हमको ड्रॉ करना है। अब ये वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा हमारा वेक्टर ए प्लस माइनस बी, यानी वेक्टर ए माइनस बी। करेक्ट है। अब हम वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी को ऐड करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर की टेल्स को मैंने ज्वाइन किया है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के लिए हमें पैरेललोग्राम कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। दोनों की कॉमन टेल से जो डायगोनल पास करेगा, दोनों की कॉमन टेल से जो डायगोनल पास करेगा वो हो जाएगा हमारा वेक्टर ये वेक्टर हो जाएगा हमारा कौन सा, ए प्लस माइनस बी, यानी वेक्टर ए माइनस बी। तो अभी हमने देखा कि हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर ए प्लस माइनस बी करके, यानी वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी को ऐड करके। लेकिन ये काम बार बार करना थोड़ा सा टेडियस होगा, थोड़ा सा लेंदी काम है कि पहले वेक्टर बी हमने ड्रॉ किया, फिर हम वेक्टर बी को इन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उसको वेक्टर ए के साथ ऐड कर रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा करके। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक आपको समझनी है जिससे आप वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बहुत ही आराम के साथ जो है निकाल सकते हो। देखते हैं क्या ट्रिक है वो। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालने के लिए हम दोनों वेक्टर्स को बनाते हैं टेल टू टेल। यहाँ पे दोनों वेक्टर्स को हमने टेल टू टेल बना रखा है। अब हम क्या करेंगे,
वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के हेड को ज्वाइन करेंगे। तो हमने जो है वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के हेड को ज्वाइन किया कुछ इस तरह। तो हमको एक वेक्टर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है जिसकी टेल हमने रखी है वेक्टर ए के हेड पर और हेड हमने रखा है वेक्टर बी के हेड पर। तो ये जो वेक्टर हो जाएगा ये हो जाएगा वेक्टर बी माइनस ए। आपको क्या करना है, इस वेक्टर का हेड किसकी तरफ है, बी की तरफ है, उसको पहले लिखना है। इस वेक्टर की टेल किसकी तरफ है, ए की तरफ है, तो उसको बाद में लिखना है बी माइनस ए। ठीक है। अब की बार हमने सेम डायग्राम ड्रॉ किया है, सेम वेक्टर ए सेम वेक्टर बी, बट अब की बार हमने ये जो तीसरा वेक्टर ड्रॉ किया है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। इस वेक्टर की टेल अब की बार है बी पर और इस वेक्टर का हेड अब की बार है वेक्टर ए पर। तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ता है हेड माइनस टेल। सब्ट्रैक्शन में हमको लगाना है क्या, हेड माइनस टेल, यानी हेड जहाँ पे है पहले उस वेक्टर को लिखना है, फिर माइनस टेल जहाँ पे है उस वेक्टर को लिखना है। तो इस वेक्टर का हेड कहाँ पर है, ए पर है, तो पहले हम लिखेंगे इसको ए। अब इस वेक्टर की टेल कहाँ पे है, बी पर है, तो हम इसे लिखेंगे माइनस बी। ठीक है। तो आपको याद रखना है हेड माइनस टेल। यहाँ पे इस वेक्टर का हेड है बी पर, तो बी को लिखा हमने, फिर इस वेक्टर की टेल है ए पर, तो ए को हमने लिखा बी माइनस ए। सो सिंपली आपको याद रखना है हेड माइनस टेल। यहाँ पर हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को हमें कैसा बनाना है, टेल टू टेल, टेल टू टेल। ठीक है, तभी हम ये हेड माइनस टेल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने दो वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों को ड्रॉ किया हमने टेल टू टेल। फिर हमने इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया। अब इस पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स हैं, एक डायगोनल ये हो गया, दूसरा डायगोनल ये हो गया। इस डायगोनल के अलॉन्ग हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया है और इस डायगोनल के अलॉन्ग हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया है। तो तुम लोगों को पता होगा कि ये जो वेक्टर होगा ये क्या कितना हो जाएगा हमारा, ये वेक्टर हो जाएगा हमारा a प्लस बी। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। ये वेक्टर हो जाएगा हमारा वेक्टर a प्लस वेक्टर b। और अगर हम ध्यान से देखें कि ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा, अभी अभी हमने देखा था ये वाला वेक्टर हो जाएगा b माइनस ए, क्योंकि इस वेक्टर की हेड है बी पर और इस वेक्टर की टेल है ए पर। इस वेक्टर का हेड है बी पर और इस वेक्टर की टेल है ए पर। तो ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा हमारा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि पैरेललोग्राम का एक डायगोनल रिप्रेजेंट करता है दोनों वेक्टर्स का सम a प्लस बी और दूसरा डायगोनल रिप्रेजेंट करता है दोनों वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन b माइनस ए या फिर a माइनस बी। अगर हम इस वेक्टर को अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में बनाते हैं, जैसा अभी बनाया उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बनाया, तो ये a माइनस बी आएगा। तो या तो ये b माइनस ए आएगा या फिर a माइनस बी आएगा, वो तो डिपेंड करेगा कि हमने किस डायरेक्शन में इसे बना रखा है। तो ध्यान ये रखना है कि पैरेललोग्राम का एक डायगोनल रिप्रेजेंट करता है दोनों वेक्टर्स का समेशन सम और दूसरा डायगोनल रिप्रेजेंट करता है दोनों वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर ये साइड ये डायगोनल और ये डायगोनल
ये चारों लाई करेंगे हमारे पैरेललोग्राम के प्लेन पर। तो इनके अलोंग जो वेक्टर्स होंगे, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर बी माइनस ए, ये भी हमारे कैसे होंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे, पैरेललोग्राम के प्लेन में लाई करेंगे और ये सारे वेक्टर्स हो जाएंगे हमारे कोप्लेनर वेक्टर्स। तो वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर ए प्लस बी, ये एक वेक्टर होगा, कॉमा वेक्टर बी माइनस ए या फिर ए माइनस बी हम लोग लिख सकते हैं, आर को प्लेनर। ठीक है, यहां पे हम ए माइनस बी भी लिख सकते थे, ए माइनस बी भी को प्लेनर ही रहेगा, बी माइनस ए और ए माइनस बी बस एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो हमको पता है कितना हो जाएगा, बी या फिर मॉड ऑफ बी, दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों इक्वल होंगे, मॉड ऑफ बी कह लो या बी कह लो, दोनों इक्वल होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, इसी तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी कितना हो जाएगा। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया है तो माइनस बी का मैग्नीट्यूड निगेटिव हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक है, तो माइनस बी का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, तो माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा, बी आएगा, या फिर हम इसे मॉड ऑफ बी भी लिख सकते हैं या फिर हम इसे मॉड ऑफ माइनस बी भी लिख सकते हैं। इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जो है बी या फिर मॉड ऑफ बी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों को मैंने बनाया टेल टू टेल, वेक्टर ए और वेक्टर बी को, और इनके बीच का एंगल दिया गया है थीटा। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज गिवन थीटा। फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब हमें इसका एक्सप्रेशन जो है निकालना है। तो हमने क्या किया, बी हमारा इस डायरेक्शन में बना हुआ है, बी को हमने अपोजिट डायरेक्शन में बना लिया, इस डायरेक्शन में बना लिया, ये हो गया माइनस बी। ठीक है, तो बी हमारे इस डायरेक्शन में बना है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने माइनस बी को बना लिया। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है हमारा थीटा, तो वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है थीटा, तो वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो हमें पता है कि वेक्टर ए माइनस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। हम इसको लिख सकते हैं कुछ ऐसे, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमें पता है कि वेक्टर ए प्लस बी के मॉड का फॉर्मूला कितना होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मॉड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लिखते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड। तो यहाँ पर हमें पता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल था थीटा, तो यहाँ पे हमने थीटा रखा है। यहाँ पे वेक्टर ए और माइनस बी के बीच का एंगल होगा 180 माइनस थीटा, तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में थीटा की जगह रख देना 180 माइनस थीटा। बाकी ए का मैग्नीट्यूड ए ही रहेगा, बी का मैग्नीट्यूड बी रहेगा, यहाँ पे माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी बी आएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ए में भी कोई चेंज नहीं होगा, बी में भी कोई चेंज नहीं होगा, बस हमें थीटा को चेंज कर देना है, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू मतलब एंगल
वेक्टर ए और माइनस बी के बीच का कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो फॉर्मूले में हमें थीटा की जगह 180 माइनस थीटा बस कर देना है। ठीक है, ये थीटा होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। यहाँ पे हमें वेक्टर ए प्लस माइनस बी है, तो वेक्टर ए और माइनस बी के बीच का एंगल होगा 180 माइनस थीटा। तो थीटा को रिप्लेस करना होगा 180 माइनस थीटा से। कितना आ जाएगा ये, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। नाउ वेक्टर ए माइनस बी का मॉड आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा। हमारा कितना हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो सॉल्व करने के बाद यह आ जाएगा -2ab कॉस थीटा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट। तो अब हम इसको समराइज करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, जब हम इसको डिराइव करेंगे मॉड ऑफ ए माइनस बी को, तो यहाँ पे आप b की जगह माइनस बी मत रख देना। यहाँ पे b की जगह माइनस बी मत रख देना। ये b क्या है, वेक्टर b का भी मैग्नीट्यूड है और माइनस वेक्टर b का भी मैग्नीट्यूड है। ठीक है, हमें केवल यहाँ पे चेंज करना होगा थीटा की जगह 180 माइनस थीटा। तो क्या है समरी, इफ एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b इज थीटा, देन मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b का फॉर्मूला हम लोग पहले से ही जानते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। बस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इट इज गिवन दैट मॉड ऑफ a प्लस बी इक्वल्स मॉड ऑफ a माइनस बी। फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। हमें क्या करना है, ये कंडीशन दी गई है और हमें वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल निकालना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया है वेक्टर a प्लस b इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b। हम एज्यूम करते हैं कि वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल है थीटा। तो ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, that should be equal to under root of a square प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं। तो जैसे हम स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा।
अब जो कुछ कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं। क्या क्या कैंसिल हो रहा है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। अब हमको अच्छी तरीके से पता है कि a 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है। ठीक है, इन जनरल a 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, क्योंकि वेक्टर है और वेक्टर भी कुछ दिए गए हैं तो उनके कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होंगे। तो हमें क्या करना है? कॉस थीटा को 0 करना पड़ेगा। अगर ये 0 नहीं हो सकते तो कॉस थीटा को ही 0 होना पड़ेगा। तो कॉस थीटा हो जाएगा हमारा 0, कॉस थीटा हो जाएगा 0। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सपोज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव फिक्स्ड मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो गया कांस्टेंट, एंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वेरीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। हम केवल वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल चेंज कर रहे हैं, फ्रॉम 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री। फाइंड आउट maximum and minimum values of mod of vector A minus vector B। तो यहाँ पे सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये हो गया वेक्टर A और ये हो गया वेक्टर B। हमने वेक्टर A और वेक्टर B दोनों का मैग्नीट्यूड तो फिक्स कर रखा है, लेकिन इनके बीच का एंगल हम चेंज करते जा रहे हैं। ठीक है, और हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं A माइनस बी, मतलब हम A से B को सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर उसका मॉड निकालते हैं। तो जैसे जैसे हम थीटा को चेंज करेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल हम चेंज करेंगे, ये मॉड ऑफ A माइनस बी भी चेंज होता जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर थीटा पर मॉड ऑफ A माइनस बी की वैल्यू मिनिमम आएगी और किसी एक पर्टिकुलर थीटा पे मॉड ऑफ A माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम। तो हमें वही कंडीशंस निकालनी है, मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। तो हम सबसे पहले निकालते हैं कि मॉड ऑफ A माइनस बी मैक्सिमम कब होगा। तो मॉड ऑफ A माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है थीटा, तो मॉड ऑफ A माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब हमें मॉड ऑफ ए माइनस बी को मैक्सिमाइज करना है। तो इसको मैक्सिमाइज करने का मतलब ये हुआ कि हमें ये एक्सप्रेशन मैक्सिमाइज करना है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जितना भी अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है इसे मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, जितना अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, मतलब केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, केवल इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अंडर रूट की अभी बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये मैक्सिमाइज हो जाएगा तो इसका अंडर रूट भी मैक्सिमाइज हो जाएगा, और इसका रूट अगर मैक्सिमाइज हो गया तो ये किसके इक्वल है? मॉड ऑफ ए माइनस बी के। तो ये भी हमारा मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि माइनस साइन लगा हुआ है, तो कॉस थीटा अगर बढ़ेगा तो ये एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा ये कम होगा। कॉस थीटा अगर कम होगा, डिक्रीज करेगा कॉस थीटा अगर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा को मैक्सिमाइज करना है
तो हमें कॉस थीटा को की मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। तो यहाँ पे हमें a माइनस बी के वेक्टर a माइनस बी के मॉड को अगर हमें मैक्सिमाइज करना है तो कॉस थीटा की वैल्यू को कितना रखना पड़ेगा? -1। हम लिखेंगे mod of a minus b will be maximum if cos theta equal to -1। cos थीटा -1 कब होगा? जब थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 180 डिग्री। तो वैल्यूज रख देते हैं। a वेक्टर a माइनस बी का मॉड मैक्स होगा इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब यहाँ पे हम cos थीटा की वैल्यू को रखेंगे -1 तो -1 इंटू ये माइनस हो जाएगा +2ab। तो ये आ जाएगा हमारा +2ab। कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी? a प्लस बी। यहाँ पे हमें मॉड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम मॉड लगा देते हैं। मॉड लगाने से यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम यहाँ पे मॉड अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ a माइनस बी। सो अब हमें मॉड ऑफ a माइनस बी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो हमने एक बार फिर से मॉड ऑफ a माइनस बी का एक्सप्रेशन लिख दिया। अब यहाँ पे अगर हमें इसको मिनिमाइज़ करना है तो इसका मतलब ये मिनिमाइज़ होना चाहिए, मतलब अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है वो मिनिमाइज़ होना चाहिए, वो मिनिमम आना चाहिए। तो अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो हमें पता है कि कॉस थीटा अगर बढ़ेगा, यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, कॉस थीटा अगर इंक्रीज़ करेगा तो ये नंबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा ये डिक्रीज़ करेगा। तो जब कॉस थीटा हो जाएगा मैक्सिमम तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा मिनिमम। तो जब ये मिनिमम होगा तो a माइनस बी का मॉड भी मिनिमम आएगा। तो हम लोग लिखेंगे मॉड ऑफ a माइनस बी विल बी minimum if cos थीटा इक्वल टू cos थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, यानी cos थीटा कितना होना चाहिए? +1। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ a माइनस बी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब हम यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे या फिर cos थीटा इक्वल टू +1 रखेंगे तो यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। तो एक बार फिर से हम देख सकते हैं कि अंडर रूट को अभी अगर हम हटा दें तो अंदर जो लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर इसे हम लिख सकते हैं b माइनस a का होल स्क्वायर। तो जब हम अंडर रूट हटाएंगे तो आ जाएगा a माइनस बी आएगा या फिर b माइनस a आएगा, या फिर हम लिख सकते हैं प्लस माइनस b माइनस a। यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ तो मॉड लगा हुआ है, इसको मैं मिनिमम लिख देता हूँ, मिनिमम। तो यहाँ तो मॉड लगा हुआ है तो ये नंबर पॉजिटिव रखना है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? मॉड लगा देते हैं। a माइनस बी लिख दो या b माइनस a लिख दो, बस मॉड लगा दो। तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर a माइनस वेक्टर b
मिनिमम का मॉड मिनिमम होगा, इसको हमने लिख दिया मॉड ऑफ ए माइनस बी। आप चाहो तो मॉड ऑफ बी माइनस ए भी लिख सकते हो। मॉड मैंने इस वजह से लगाया है क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि बी की वैल्यू, बी का वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यानी बी ए से ज़्यादा आ जाए, तो ए माइनस बी उस समय नेगेटिव नंबर हो जाएगा, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मॉड लगा दिया। तो अभी तक हमने देखा कि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, और इसी तरीके से मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। तो यहाँ पे हम सारा रिजल्ट समराइज करके लिख देते हैं। समरी ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस बी एंड मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो इफ़ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज़ थीटा, देन पहले हम मॉड ऑफ ए प्लस बी की बात करते हैं। मॉड ऑफ ए प्लस बी इज़ मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल टू ज़ीरो, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों बनने चाहिए एक ही डायरेक्शन में। थीटा इक्वल टू ज़ीरो मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही डायरेक्शन में हो, तब उनके सम के मॉड की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। और वो मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की मैक्सिमम वैल्यू होगी मॉड ऑफ ए प्लस बी, जहाँ पे ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हम मॉड लगाएं, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले को इजी बनाने के लिए हम मॉड लगा देते हैं, क्योंकि मिनिमम वैल्यू के फॉर्मूले में मॉड आता है तो मैक्सिमम वैल्यू के फॉर्मूले में भी मॉड लगा देते हैं। ए और बी ऑलरेडी हमारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब हम देखते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मिनिमम कब होता है। तो ये मिनिमम होता है जब थीटा इक्वल टू कितना हो, 180 डिग्री। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों हो गए अपोजिट डायरेक्शन में। उस केस में मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू आएगी मिनिमम, और ये वैल्यू कितनी होगी हमारी, मॉड ऑफ ए माइनस बी। अब यहाँ पे मॉड लगाना ज़रूरी है क्योंकि अंदर ए माइनस भी पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। अब हमें तो पॉजिटिव ही लेना है क्योंकि यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम मॉड लगा देते हैं। अगर पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, अगर नेगेटिव आता है तो मॉड उसे पॉजिटिव बना देगा। अब हम बात करते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होता है मिनिमम जब थीटा इक्वल टू कितना हो, ज़ीरो, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, तब उनका सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड मिनिमम आएगा। और मॉड ऑफ ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की मिनिमम वैल्यू होगी कितनी, मॉड ऑफ ए माइनस बी। इसी तरीके से मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज़ मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कब होगा, ये मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 180 डिग्री, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी हो अपोजिट डायरेक्शन में, तब उनका सब्ट्रैक्शन आता है मैक्सिमम। और उस समय मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, मॉड ऑफ ए प्लस बी। यहाँ पे भी मॉड लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन चूंकि मिनिमम के फॉर्मूले में मॉड आ रहा है तो हम यहाँ पे मॉड लगा देते हैं, जिससे फॉर्मूले को याद रखने में थोड़ी सहूलियत रहे। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन में हम क्या करते हैं, दो वेक्टर से ज़्यादा वेक्टर्स अगर हमें ऐड करने होते हैं ग्राफिकली, तो हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करते हैं। तो सपोज़ हमारे यहाँ पे तीन वेक्टर्स दिए गए हैं, ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, और ये हो गया वेक्टर सी। तो हम पॉलीगन कंप्लीट करते हैं। पॉलीगन किस तरीके से कंप्लीट किया जाएगा, सबसे पहले हम एक वेक्टर उठाते हैं, हम किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वेक्टर ए से भी स्टार्ट कर सकते हैं,
फिर वेक्टर बी ले सकते हैं, फिर वेक्टर सी ले सकते हैं, या फिर हम पहले वेक्टर सी ले सकते हैं, बाद में वेक्टर बी ले लें, बाद में वेक्टर, उसके बाद वेक्टर ए ले लें। इस तरीके से तो किसी भी ऑर्डर में हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले वेक्टर ए उठाते हैं। पहले हमने वेक्टर ए को ड्रॉ किया, फिर हम वेक्टर ए के हेड पर, वेक्टर ए के हेड पर हम वेक्टर बी यानी दूसरे वेक्टर की रखेंगे टेल। तो वेक्टर बी का हमने पैरेलल ट्रांसलेशन किया और वेक्टर बी की टेल को रख दिया वेक्टर ए के हेड के ऊपर। वेक्टर बी की टेल वेक्टर ए के हेड पर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तीसरा वेक्टर लेते हैं। तीसरा वेक्टर कौन सा हमारे पास, वेक्टर सी। तो वेक्टर सी को उठाना है और इसे इस तरीके से रखना है कि इसकी टेल वेक्टर बी के हेड पर आए। तो हमने वेक्टर सी को उठाया और इसका पैरेलल ट्रांसलेशन किया और इसे इस तरीके से रखा कि वेक्टर सी की टेल आ रही है वेक्टर बी के हेड पर। तो हमने यहाँ से ड्रॉ करना शुरू किया था। पहले वेक्टर ए ड्रॉ किया, फिर हमने वेक्टर बी ड्रॉ किया, फिर हमने वेक्टर सी ड्रॉ किया। तो इनिशियल पॉइंट हो गया ये और फाइनल पॉइंट हो गया हमारा ये हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट और ये हो गया हमारा फाइनल पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। तो हमने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दिया कुछ इस तरीके से, और फिर इनिशियल टू फाइनल डायरेक्शन कैसे रखनी है, इनिशियल टू फाइनल हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया और ये हो जाता है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर इनिशियल टू फाइनल। ये जो वेक्टर है ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो ये वेक्टर हो गया हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यानी तीनों वेक्टर्स का सम, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी का सम आएगा हमारा वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है। तो यहाँ पर हम चार वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी को हम लोग पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन से ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने यहाँ से चलना शुरू किया। पहले वेक्टर ए ड्रॉ किया, वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी की टेल को रख के वेक्टर बी को ड्रॉ किया, फिर वेक्टर सी को इस पॉइंट से ड्रॉ किया एंड फाइनली हमने इस पॉइंट से वेक्टर डी को ड्रॉ किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं। तो अगर हम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करें तो कितनी डिस्टेंस आएगी इनिशियल और फाइनल की, 0, क्योंकि दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ है कि इन चारों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0। इनिशियल टू फाइनल डिस्टेंस होगी 0। यानी हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी विल बी इक्वल टू 0। सो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इक्वल टू 0। ऐसा किस वजह से हो रहा है, क्योंकि ये लूप कंप्लीट हो रही है हमारी। इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। लूप ट्रिक। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। तो ये हमारे पास एक फिगर दिया गया, यहाँ पे एक वेक्टर है 2a, यहाँ पे एक दूसरा वेक्टर है 3b। 3b का हेड यहाँ पर है, सॉरी हेड यहाँ पर है और टेल यहाँ पर है। ये वेक्टर दिया गया हमको -c। -c वेक्टर की टेल है इस पॉइंट पर और हेड है इस पॉइंट पर,
और ये वाला वेक्टर है हमारा 5D। 5D वेक्टर का हेड इस पॉइंट पर है और टेल इस पॉइंट पर है। तो ऐसा लग रहा है कि इनको पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन से ऐड किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये है कि पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन भी होता है कि दूसरे वेक्टर की होती है टेल और पहले वेक्टर का होता है हेड, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। अगर हम इसे पहला वेक्टर एज्यूम करें तो पहले वेक्टर का हेड है और दूसरे वेक्टर का भी हेड मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम इसको जो है किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने की एक सिंपल सी ट्रिक है। हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज़ हम इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं और हम क्या करेंगे, ये पूरी की पूरी लूप जो है ट्रैवल करेंगे। हम चल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज भी ट्रैवल कर सकते हैं या फिर हम क्लॉकवाइज भी ट्रैवल कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो फ़िलहाल सपोज़ हम एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो हम इस पॉइंट से चलेंगे, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएंगे, फिर इस पॉइंट से वापस इस पॉइंट पे आ जाएंगे। घूम फिर कर वहीं पे लौटना है। तो अब हमें करना क्या है, जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर हम वेक्टर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, जब हम ट्रैवल कर रहे होंगे तो किसी न किसी वेक्टर के ऊपर चल रहे होंगे। तो अगर हम वेक्टर की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो उस वेक्टर का साइन वही रखना है जो दिया गया है। और अगर हम वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, वेक्टर की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें वेक्टर के साइन को चेंज करके ऐड करना होगा, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टार्ट करते हैं इस वाले पॉइंट से, जहाँ से हमने चलना शुरू किया। तो यहाँ पे हम वेक्टर 2a के अलॉन्ग चल रहे हैं, वेक्टर 2a की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसे एज इट इज़ लिखना है। ये हो गया हमारा वेक्टर 2a। फिर अब हम यहाँ पे आ गए और वेक्टर 3b पे चल रहे हैं, लेकिन वेक्टर 3b के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। 3b है हमारा इस डायरेक्शन में और हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो हमें क्या करना है, 3b का जो साइन है उसे चेंज कर देना है, ठीक है। 3b के साथ यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, ठीक है, प्लस साइन, कुछ नहीं होगा तो प्लस एज्यूम करोगे। तो प्लस को क्या कर देना, माइनस कर देना, -3b। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -3b। अब हम फिर चलते चलते इस पॉइंट तक पहुँचे। अब हमने -c पे चलना शुरू किया इस तरीके से। तो अभी भी हम वेक्टर -c के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। -c की डायरेक्शन है ऐसी और हम जा कैसे रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये -c का साइन हमको चेंज कर देना है। ये माइनस साइन के साथ आ रहा है तो इसे प्लस कर देना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, +c। फिर हम पहुँच गए इस वाले पॉइंट पे। अब यहाँ से हमको 5D के अलॉन्ग चलना है। तो हम देख रहे हैं कि हम 5D की ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये हमें एज इट इज़ लिख देना है +5D। सारे वेक्टर्स कंप्लीट हो गए, हम वापस उसी पॉइंट पे आ गए। अब हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 कर देना है। तो ये रिलेशन आ जाएगा हमारा वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c और वेक्टर d में रिलेशन। तो इस ट्रिक को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ट्रिक को हम लोग बोलते हैं लूप ट्रिक। लूप ट्रिक। तो यहाँ पे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सपोज़ L और M हमारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको वेक्टर A दिया गया है, वेक्टर B दिया गया है और एक वेक्टर दिया गया है हमारा L इंटू वेक्टर A प्लस M इंटू वेक्टर B। LA प्लस MB, इसको बोला जाएगा वेक्टर A और वेक्टर B का लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, हम वेक्टर A में किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेक्टर B में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो वेक्टर A में हमने L से मल्टीप्लाई कर दिया,
वेक्टर बी में हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या आ जाएगा हमारा LA प्लस MB। तो LA प्लस MB हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी और इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर बनेगा, ये तीनों वेक्टर कैसे होंगे? कोप्लेनर वेक्टर होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास तीन नंबर्स दिए गए हैं, L, M, N। L, M और N तीन नंबर्स हैं हमारे पास, तीन रियल नंबर्स हैं हमारे पास। और हमें एक रिलेशन दिया गया है कि L इंटू ए, L इंटू वैक्टर ए प्लस M इंटू वैक्टर बी प्लस N इंटू वैक्टर सी इक्वल टू कितना आ रहा है? 0। तो अगर ये रिलेशन आपको दिया जाता है तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये हमारे कैसे हो जाएंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स हो जाएंगे। इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि आखिरकार ये रिज़ल्ट कैसे आता है। ठीक है, अगर आपको रिलेशन दिया जाता है L इंटू वैक्टर ए प्लस M इंटू वैक्टर बी प्लस N इंटू वैक्टर सी इक्वल टू 0, तो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी ये तीनों वेक्टर्स हो जाएंगे कोप्लेनर। तो इसको एक बार हम लोग चेक करते हैं। तो ये जो रिलेशन हमको दिया गया एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी इक्वल टू 0, इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो पहले हमने एल ए वैक्टर बनाया, तो सपोज़ ये हो गया वेक्टर एल ए, ये हो जाता है हमारा वेक्टर एल ए, ये हो गया हमारा वेक्टर एम बी, सेकेंड वेक्टर वेक्टर एम बी, और तीसरा वेक्टर हो गया एन सी। अभी इनकी एरो भी बनाने वाला हूँ मैं। तीसरा वेक्टर हो गया हमारा एन सी, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर एन सी। ये वेक्टर हो गया हमारा एल ए, ये वेक्टर हो गया हमारा एम बी, और ये वेक्टर हो गया हमारा एन सी। ठीक है, मैंने इसे क्लोज्ड लूप में बनाया है। क्लोज्ड लूप क्यों आएगा? क्योंकि इन सब का सम कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, सम अगर 0 आ रहा है तो क्लोज्ड लूप बनेगी, लूप का फॉर्मेशन होगा, वेक्टर्स लूप बनाएंगे। ठीक है, तो एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी इक्वल टू 0। हम यहाँ पे लूप ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से चलना शुरू करते हैं, यहाँ से ऐसे गए, फिर यहाँ से ऐसे गए, फिर यहाँ से ऐसे गए। तो एल ए की डायरेक्शन में चलना है, तो एल ए जैसा है वैसा लिख दिया यहाँ पे। एम बी की डायरेक्शन में ही चलना है, तो एम बी जैसा है वैसे ही लिख दिया। उसी तरीके से हम एन सी की डायरेक्शन में चलना है, तो एन सी जैसा भी लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे लिख दिया। तो एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी बनाने की कोशिश करते हैं। वेक्टर ए हम कहीं पे भी बना सकते हैं, लेकिन एल ए वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, ये एल ए वेक्टर है, इसके पैरेलल होना चाहिए वेक्टर ए। तो सपोज़ हमने ये बना दिया वेक्टर ए, ये हो गया सपोज़ हमारा वेक्टर ए, दिस इज़ वेक्टर ए। अब हम वेक्टर बी बनाते हैं, तो वेक्टर बी बनेगा वेक्टर एम बी के पैरेलल। तो ये हो गया सपोज हमारा वेक्टर एम बी के पैरेलल वेक्टर वेक्टर बी। सो दिस इज वेक्टर बी। इसी तरीके से हमने क्या किया, वेक्टर एन सी के पैरेलल एक वेक्टर बना दिया वेक्टर सी। तो ये हो गया हमारा वेक्टर सी।
तो हम लोग देख सकते हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी इस ट्रायंगल के प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अगर हम ये इस तरीके से एक प्लेन ड्रॉ करें तो इस प्लेन में, इस ट्रायंगुलर प्लेन में वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों ही वेक्टर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये तीनों वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, हमारे कोप्लेनर वेक्टर्स हो जाएंगे।